हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का कि अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि आपको, तो गाइस यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आपको अर्थशास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे ही प्रश्न आपको बताए जाएं एक ही वीडियो में। यानी अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको अर्थशास्त्र के पेपर में अगर पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। यहाँ पर जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हो, अवसर लागत का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अवसर लागत का क्या अर्थ है, चलिए इसको समझते हैं। और गाइस, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हैं साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए, ठीक है। तो देखिए, अवसर लागत क्या है। हम इस तरह से लिखेंगे कि एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। अब इसको दोबारा से समझिए कि अवसर लागत हम किसे कहेंगे। देखिए, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा को प्राप्त करने के बदले दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आएंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कुछ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अवसर लागत समझ आ गया। देखिए, अब दूसरा प्रश्न कौन सा आपको तैयार करना है उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि अनियमित तटस्थता वक्र क्या है। अनियमित या फिर तटस्थता वक्र हम किसे कहेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से लिखोगे कि अनियमित यानी उदासीनता वक्र मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का पथ होता है जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। ये जो आपका प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है, आप पेपर उठाकर देखना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन कई बार रखा गया है। तो अनियमित तटस्थता वक्र क्या है, आप इस तरह से लिखोगे कि अनियमित वक्र मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का पथ होता है जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे उपभोक्ता संतुलन, इसके बाद आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक उपभोक्ता दी हुई आय से एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ये आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन क्या है एक बार दोबारा से समझिए। देखिए, आप इस तरह से लिखोगे कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक उपभोक्ता दी हुई आय से एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पूर्ति का अर्थ, बहुत ही ईजी है। तो आप इस तरह से लिखकर आओगे, किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। समझ आ गया। पूर्ति यानी किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ क्या होता है, इसको दोबारा से देखिए।
देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे मांग की लोच, इसके बाद आप लिखोगे कि मार्शल के अनुसार, यानी जो आपके अर्थशास्त्री हैं मार्शल, इन्होंने मांग की लोच को किस तरह से परिभाषित किया है। ठीक है, तो मार्शल के अनुसार यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको बिगिन करना है, फिर आप लिखोगे कि बाजार में किसी, देखिए आपको इस तरह से लिखना है, बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है अथवा कम, तथा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी होती है या कम। ठीक है, अधिक कमी होती है या कम। ठीक है, इस तरह से। तो मांग की लोच क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है। तो पहले आप हेडिंग डालोगे गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल घटती कीमतों के साथ घटता जाता है तथा बढ़ती कीमतों के साथ ऊर्ध्व होता है। ठीक है, किस तरह से लिखोगे, गिफिन वस्तु के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है। तो आप लिखोगे कि गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल घटती कीमतों के साथ घटता है तथा बढ़ती कीमतों के साथ ऊपर जाता है, ऊर्ध्व होता है यानी बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7वां प्रश्न आपका है कि औसत लागत किसे कहते हैं। ठीक है, औसत लागत क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे औसत लागत, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो लागत आती है वही औसत लागत यानी AC कहलाती है। ठीक है, इस तरह से लिखना है, कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो लागत आती है वही औसत लागत यानी AC कहलाती है। सूत्र के रूप में आप इसको इस तरह से लिख कर आओगे, औसत लागत बराबर कुल लागत अपॉन कुल उत्पादित इकाइयाँ। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो प्रश्न 8वां प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो पहले हेडिंग डाली है परिवर्ती लागत के 3 उदाहरण, इसके बाद आप लिखोगे कि परिवर्ती लागत के 3 उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष मजदूरी लागत, दूसरा है कच्चे माल की लागत और तीसरा है बिक्री कमीशन। ठीक है, तो परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिखो सबसे पहले आपको डालनी है हेडिंग। तो कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कीमत रेखा, उसके बाद आप लिखोगे कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आप लिखोगे कि कीमत रेखा बराबर AR बराबर MR बराबर प्राइस। ठीक है, तो प्राइस लाइन क्या है, इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप लिख कर आओगे।
क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि मजदूरी की न्यूनतम सीमा क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मजदूरी की न्यूनतम सीमा आपको बतानी है, तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है मजदूरी की न्यूनतम सीमा। हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि श्रमिकों का सीमांत त्याग अथवा उनका रहन सहन का स्तर मजदूरी की न्यूनतम सीमा को निश्चित करता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लीजिए। और 11वां प्रश्न है बाजार का अर्थ लिखिए। इसको भी आप तैयार करेंगे। एंड आपूर्ति का नियम क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है कि मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न ये है। तो मुद्रा प्रवाह क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे मुद्रा प्रवाह, उसके बाद आप लिखोगे कि परिवार फर्मों को सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार फर्में परिवारों और उपभोक्ता को वस्तुएं प्रदान करती हैं और उनके मूल्य के रूप में मुद्रा लेती हैं। इस प्रकार फर्मों से परिवारों को और परिवारों से फर्मों को मुद्रा का भुगतान किया जाता है। इसे ही मुद्रा का प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं, एकदम सही ढंग से क्लियर हो गया। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए परिवार फर्मों को, फर्मों का मतलब होता है कोई उद्योग, कोई कंपनी, छोटा सा व्यवसाय, इस तरह से। ठीक है, तो परिवार फर्मों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, और बदले में मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फर्में परिवारों और उपभोक्ता को वस्तुएं प्रदान करती हैं और उनके मूल्य के रूप में मुद्रा लेती हैं। इस प्रकार फर्मों से परिवारों को और परिवारों से फर्मों को मुद्रा का भुगतान किया जाता है। इसे ही मुद्रा का प्रवाह कहा जाता है। आप इस तरह से लिख कर आओगे। आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा कि मुद्रा प्रवाह क्या है। क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या है उसको देखते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे राष्ट्रीय आय, इसके बाद आपको लिखना है कि जैसे किसी उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पत्ति का अनुमान प्रतिवर्ष लगाया जाता है, वैसे ही किसी एक राष्ट्र की समस्त उत्पत्ति यानी समस्त व्यक्तियों की उत्पत्ति के योग का अनुमान लगाया जाता है। यह संपूर्ण उत्पत्ति उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय या लाभांश होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय या फिर लाभांश क्या है, आप इस तरह से लिख कर आओगे। समझ आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि मुद्रा क्या है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मुद्रा क्या है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मुद्रा क्या है, आप लिखोगे मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लिखकर आओगे मुद्रा क्या है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। इसकी जो परिभाषा है आप इस तरह से लिखोगे, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला प्रश्न कौन सा आप तैयार करोगे उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। आप पहले हेडिंग डालोगे प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली, इसके बाद आपको लिखना है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान को
प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि यही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, या फिर इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिखोगे गेहूं से चीनी की अदल बदल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। तो उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि आय में वृद्धि या कमी, और उपभोग में वृद्धि या कमी के अनुपात को उपभोग सीमांत प्रवृत्ति यानी MPC कहते हैं। यही सूत्र में भी बताया गया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग में वृद्धि अपॉन आय में वृद्धि, यानी आय में वृद्धि या कमी या फिर उपभोग में वृद्धि या कमी के अनुपात को ही हम सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसको खुद से आप बनाकर इसका सूत्र लिख सकते हो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, उपभोग में वृद्धि अपॉन आय में वृद्धि। ठीक है। गणितीय रूप में अगर आपको लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख कर आओगे कि MPC बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि बेरोजगारी क्या है। ये क्वेश्चन अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है कई बार। बेरोजगारी क्या है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बेरोजगारी। जब इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना हो तो फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे। ठीक है, बेरोजगारी। इसके बाद देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में उन सभी लोगों को जो कार्य करने के इच्छुक और योग्य हों को उनकी योग्यता अनुसार प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, किस तरह से लिखना है, बेरोजगारी क्या है, जब किसी अर्थव्यवस्था में उन सभी लोगों को, यानी जो कार्य करने के इच्छुक या फिर योग्य हों, उन सभी लोगों को उनकी योग्यता अनुसार प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि निवेश से क्या आशय है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है निवेश। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे निवेश से अभिप्राय उन व्ययों से है जिनके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, औजार निर्माण हेतु कच्चा माल, भवन आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है, उसे हम कहते हैं निवेश करना। ठीक है, निवेश से क्या आशय है, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि निवेश से अभिप्राय उन व्ययों से है जिनके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, औजार निर्माण हेतु कच्चा माल, भवन आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो निवेश क्या है, आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिए हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको इसी चैनल पर बताए जाएंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच।